तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी के इस एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे। आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा और रात भी अच्छी गुजरी होगी और आपका काम भी सही से चल रहा होगा। मुझे लगता है कि आप लोग में बहुत सारे जो लोग हैं वो गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर देखी होगी। हालांकि ये जो फिल्म है, इस फिल्म को मैं भी कई बार देखा हूँ। ये बहुत अच्छा लगा ये मुझे देखकर। तो उसमें एक सीन है, एक क्लाइमैक्स है जिसमें रामधीर सिंह को कई बार लगातार गोलियां मारता रहता है उसमें। और हालांकि ये जो सीन है ये हिंदी फिल्मों में ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। उसमें लगातार गोलियां मारता है, कई राउंड गोलियां मारता है। तो इस फिल्म को आने जाने के बाद एक शख्स ने ये दावा किया और ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो पिक्चर है उसका जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर बाकायदे उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये फिल्म वालों ने मेरे कत्ल को छुड़ा लिया है। अब ये कि अलग ही मामला है कि अब सोचने वाली बात है, कोई किसी को कत्ल को कैसे छुड़ा सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक वैशाली जगह है। उसी वैशाली में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिस बैंक का नाम है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उस बैंक के पास रात को एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है। ये हालांकि ये जो बैंक है ये फर्स्ट फ्लोर पे। रात को उसके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में से एक शख्स निकलता है और उसके पास इलेक्ट्रिक कटर और गैस का जो सिलेंडर होता है और ये जो कम से कम लमसम 17 कटर जो ब्लेड होती है लोहे काटने की, और जो भी दरवाज़ा जो काटने के टूल होता है, जो भी औजार होता है उसके पास रहता है। बाकायदे वो सारे औजार को लेके, सारे टूल को लेके वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है बैंक के और बैंक का पहला दरवाज़ा काटता है। पहला दरवाज़ा काटने के बाद फिर दूसरा दरवाज़ा काटता है। फिर दूसरा दरवाज़ा काटने के बाद ये वहाँ पहुँच जाता है जिसको लास्ट दरवाज़ा काटना था। उस दरवाज़ा को काट कर जिसमें सारे पैसे रखे हुए थे और उसको काटना था और उसको काट कर वहाँ से निकलना था। जैसे उस दरवाजे को काटना स्टार्ट करता है, जब तक कोई ऐसा अलार्म उसमें फिर था, अलार्म बजता है और पुलिस वालों को पता लग जाता है। अब पुलिस वाले आते हैं और जब पुलिस वाले आते हैं इसको कुछ खबर नहीं कि पुलिस को पता लग गया कि पुलिस आ रही है, ये अपना काम करता रहता है। अब पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं वहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी है और जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो उसको गिरफ्तार करते हैं। रंगे हाथों उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसकी गाड़ी की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रिक कटिंग और ब्लेड, सिलेंडर जो भी है सब उसका बरामद होता है। अब वैशाली पुलिस उसको लेके जाती है और उसे पूछताछ करती है। अब पुलिस को ये लगता था कि चलो हमने एक बैंक को लूटने से बचा लिया, इसीलिए उसको ले जाकर और पूछताछ करते हैं कि जो भी और भी कोई ऐसा जो केस होगा, जो भी ऐसे कोई राज होगा उसको सुलझाना चाहती थी पुलिस। अब पुलिस इसे पूछताछ करती है तो वहाँ के हालांकि जो बैंक का मामला था तो वहाँ के जो एसपी डीएसपी सारे इकट्ठे हो गए थे और पुलिस ये सोच के खुश थी कि आज कुछ खुलासा होने वाला है। तो करीब आधे एक घंटे बाद वो उपता जाता है और उपताने के बाद वो ऐसे एक लाइन बोलता है कि वहाँ पे जितने सारे पुलिस वाले थे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफ़ी उसके ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो बोलता है क्या कि अरे साहब, क्यों अपना और मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो? अगर मेरे बारे में अगर आपको जानना हो कि मैं कौन हूँ तो आप गूगल कर लो। गूगल में आप टाइप करो अमित किलर या अभिषेक किलर, मेरे बारे में सब कुछ पता लग जाएगा आपको। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि ये क्या बचपना है, क्या मजाक है, तो फिर ये बोलता है कि सर अगर आपको मेरे बारे में अगर जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ,
तब जाओ गूगल करो और टाइप करो। जब दोबारा जब ये बात बोलता है तो एक पुलिस वाला ने उसमें से गूगल कर लेता है, बाकायदा वो टाइप करता है तो एक अमित किलर के नाम से एक पेज ओपन होके आता है। जब उस पेज को पढ़ता है, जैसे जैसे पढ़ता है वैसे उसकी हवा टाइट होती है। बाकायदा उस पेज में लिखा था कि उसने 20 लोगों को कत्ल किया है और अभी और लोगों को कत्ल करना बाकी है, अभी पेज खाली है, अभी और लोगों को कत्ल होना है। ये बाकायदा उसमें लिखा हुआ था। अब इतने जब पुलिस वाले जब पढ़ते हैं उसको तो पुलिस वालों को जो कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि इसे तुमको डर नहीं लगता कि तूने बाकायदे इसको कत्ल भी किया है और उसको गूगल में भी अपना डाल रखा है। तो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के सामने आए, लोग जाने इसको। और ये भी एक बात बोलता है कि आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी है? तो कुछ पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ हमने देखी है। तो बोलता है कि मैं भी उस पिक्चर को देखा हूँ, मैं भी उस फिल्म की देखा हूँ, लेकिन उसको फिल्म को देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। तो पुलिस वाले पूछते हैं क्यों? तो बोलता है कि जो उसमें एक जो सीन है जिसमें रामधीर सिंह को लगातार गोलियां मारता रहता है, उसने उसको सीन को चुरा दिया है। जो फिल्म का जो प्रोड्यूसर है उसने उसके कत्ल को चुरा लिया है कि जिस तरह उसमें लगातार गोलियां मारता है उसने रियल में इतनी सारी गोलियां मारी है। अब इतना सुनते ही अब पुलिस वालों को लगता है कि हमने सोचा था कि एक छोटा मोटा ये बैंक लूटने वाला कोई चोर होगा, कोई डकैत होगा, लेकिन ये तो सीरियल किलर है। और फिर उसके बारे में जानने लगते हो, कहानी उसकी सुनना स्टार्ट करते हैं, तो अपनी कहानी को बताना स्टार्ट करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2002 से। 2002 में ये पटना का रहने वाला, इसके पिता का नाम लल्लन श्रीवास्तव और इसका नाम अमित श्रीवास्तव या अखिलेश श्रीवास्तव। इसके जो पिता थे वो आरजेडी के जो लालू यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें एक नेता थे और बहुत ही रसूखदार उसके पिता नेता थे। और ये जो अमित था ये बचपन से पढ़ने में तेज, ये 12वीं तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद दिल्ली जामिया में आकर इसने बाकायदे MCA में एडमिशन लिया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और वहाँ से डिग्री लेने के बाद उसने IT के एक बड़े कंपनी में उसने एक जॉब ले लिया। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। इसी दौरान उसके पिता को किसी ने गोली मारकर हत्या कर देता है। और जब बात ये इसको पता लगता है तो वो अपने घर जाता है, वहाँ पे जाता है। अब इसके अंदर एक खुंदक सी हो जाती है बदला लेने का। बोलता है कि मैं बदला लूँगा, लेकिन घर वाले समझाते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पढ़ाया गया है, तुम इस लाइन से दूर रहो तो अच्छा होगा। और समझा बुझा के इसको फिर दिल्ली भेज देते हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद इसको मन नहीं लगता है। इसके दिल में घर कर गया था कि कैसे उसने मेरे बाप को मारा और कौन मारा, कौन है, मैं उसका बदला लूँगा। फिर ये दिल्ली से अपने गांव जाता है और गांव जाने के बाद जितने आसपास के जो क्रिमिनल थे और जो भी थे, जो छोटे मोटे जो कांड करते थे, जो डकैती करते थे, इनसे वो दोस्ती करता है। और दोस्ती करने के बाद पता लगाता है कि किसका किसका हाथ था मेरे बाप को मारने में। करीब 1 साल इसने रिसर्च में बिता देता है। 1 साल के बाद 6 लोगों का नाम सामने आता है, जिसमें एक शख्स था, उसका नाम था मोइन खान। लगे जो मोइन खान था एक छटा हुआ बदमाश था, उसका नाम आता है, जिसमें इसको पता लगता है कि उसी ने मेरे बाप को गोली मारी है। अब ये करता क्या है, उस मोइन खान के पास जाता है, उसको
किसी सुनसान जगह पे बुला के ले जाता है। और जो मोइन खान है वो इस बात से उसको पता नहीं लगता है कि ये मुझे मारने वाला है, मेरा कत्ल करने वाला है, तो उसको ऐसे बुला के ले जाता है दोस्ती के नाते और एक जगह पर सुनसान एरिया में ले जाकर उसको गोली मारता है। हालांकि पहले राउंड में पहले एक ही गोली में काम तमाम हो गया था, लेकिन जब मोइन खान जब मर रहा था तो फिर इसने दूसरी गोलियां मारी। दूसरी गोली मारने के बाद मोइन जब मर गया तो इसके अंदर इतना खुंदक था कि उसने 3 घंटे तक उसके लाश के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं और 180 मिनट में इसने हर 3 मिनट में 4 मिनट पे एक गोली निकालता और देसी कट्टा था उसका देसी कट्टे में भरता और फिर मारता गोली। करीब उसने 90 गोलियां मारी थी उस 3 घंटे में। एक तरह से ये साइको हो गया था। उसने बताया कि मैं उसको 90 गोलियां मारी, ये मेरा पहला कत्ल था। हालांकि जब एक बार पुलिस को ये जब लाश मिली थी तो ये जो लाश मिली थी पूरी शरीर गोली से छन्नी हो गई थी, लेकिन कातिल का पता ही नहीं लग पाया था। तो ये बताता कि वो मेरा पहला कत्ल था और जो मैं 20 जो कत्ल किया हूँ वो मैं जिसमें 5 लोगों को और मारा हूँ जो मेरे बाप को जो मारने में शामिल थे। उसने बोला कि जो वकील था जो इनका केस लड़ रहा था मैं उस वकील को भी मार दिया हूँ। 2 लोग थे वो जेल के अंदर थे, उनकी बेल नहीं हो रही थी तो उसी कारण वो बचे हुए थे। जब उन लोगों को इस बात का पता लगा कि सबको मार रहा है तो उन दोनों ने बेल मांगना ही बंद कर दिया। इतना डर था उन लोगों के अंदर। और इसने और जो कत्ल किया पटना में इसने 2 ज्वेलरी शॉप को लूटा था। लूट के दौरान वो मार देता और पैसे चाहिए थी उसके लिए, काम के दोबारा आया नहीं तो लूटपाट करता, इधर उधर करता। और घर वाले जान गए थे कि ये रास्ता भटक चुका है। तो अब सारी इसने बात बताई कि मैंने 20 कत्ल किए हैं। हालांकि 20 जो कत्ल बताते हैं उसमें 6-7 ही ऐसा जो पुलिस को सबूत मिलता है और सारी सबूत मिलती नहीं है। तो ये सारे बात बताने के बाद पुलिस उसको अदालत में ले जाती है। अदालत में मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद उसको जेल हो जाता है। लेकिन पुलिस वाला जो है एक बात से वो बहुत ही बेखबर थे कि जब उसको पकड़े थे तो इसने नीला पैंट, नीला शर्ट, नीला जूता और नीली सॉक्स को पहना था, मतलब हर चीज़ नीला ही पहना था। तो पुलिस वालों को ये इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि है क्या। तो पुलिस वालों ने जब उससे पूछा था कि तुम ये सारे कुछ नीला क्यों पहने हो, तो उसने बताया कि जब मैं पहला कत्ल किया था तो मैं सब कुछ नीला ही पहना था। तो मुझे लगा कि जब मैं नीला पहना हूँ और मैं कत्ल किया हूँ तो नहीं पकड़ाया, तो ये जो नीला कलर है मेरे लिए लकी साबित हुआ है। और मैं कोई भी क्राइम करता, कोई भी कांड करता, चोरी हो या मर्डर हो, जो भी हो, तो मैं नीला कपड़ा ही सब कुछ नीला ही पहन के जाता और मैं बचा रहा था। लेकिन जब ये पकड़ाया, जब बैंक जब लूट रहा था, जब पकड़ा तो नीला ही कपड़ा सब कुछ पहना था, सारे नीले, पैंट नीला, जूता नीला, सॉक्स नीले। तो इसका एक तरह से भरम भी टूटा और पकड़ा भी गया। तो इस तरह से कातिल पकड़ा गया। लेकिन पुलिस की इसमें वाहवाही थोड़ा भी नहीं हुई कि अगर नहीं बताता तो पुलिस वाले जान भी नहीं पाते कि हमारे एरिया में एक सीरियल किलर घूम रहा है। तो पुलिस में भी इसका कोई रोल नहीं था। और बीच में एक बार ये पकड़ा भी गया था, 2013 में ये पकड़ा भी गया था। तो फिर बेल पे छूट गया था क्योंकि चोरी के मामले में पकड़ा गया था। लेकिन फिर जो उसकी जमानत होगी, जमानत में फिर बाहर आ गया था। लास्ट बार जब ये 2016 में इसकी गिरफ्तारी हुई तो सारे राज को उसने उगिल दिया। और जब कोर्ट में जब मामला गया, अदालत ने फैसला सुनाया अपना। हालांकि फिलहाल अभी वो जेल में है। लेकिन देखने वाली बात है कि एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरह से एक सीरियल किलर बन गया। हालांकि ये उम्मीद नहीं थी। अगर वो चाहता तो कानून के जरिए पढ़ा लिखा था तो अपने बाप को यह इंसाफ दिला सकता था।
कानून की मदद ले सकता था, सब कुछ जानकार था, पढ़ा लिखा था। तो कहीं ना कहीं उसने गलत रास्ते पे चला और गलत रास्ते पे जाने के बाद उसका जो दिमागी हालत था वो एक चेंज हो गया, सीरियल किलर बन गया, साइको बन गया। अगर सभी लोग अगर ऐसे करने लगे तो सब लोग खुद इंसाफ अगर करने लगे तो फिर तो ये जंगल राज आ जाएगा, फिर कानून का कुछ महत्व ही नहीं रहेगा। ये तरीके से वो जंगल राज कि जो भी हो मैं खुद अपना बदला लूँगा। तो खैर ये थी आज की कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अब कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।